अक्सर लोग कहते हैं कि एक कवि, एक शायर उसी परिस्थिति में लोग बनते हैं जब किसी का दिल टूटता है। सही बात है। क्या ये बात बिल्कुल सही है। निखिल जी का भी कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, तभी शायर बन गए हैं, कवि भी बन गए हैं। आपकी जीवन की वो कौन सी बातें हैं जो अभी भी आपको भावुक कर देती है? अच्छा, अभी तक आपने यहाँ तक आने में बहुत सारी चीजों का त्याग किया होगा। आपके जीवन में वो चीजें कब आई, मतलब वो जो सबसे बड़ा त्याग किए होंगे वो कब और किसका? छपरा की मिट्टी में पला बढ़ा लड़का अपने सपनों को पंख देने के लिए 25 गज के कमरे में अपनी जिंदगी के लगभग 10 साल गुजार देता है। इन 10 सालों में युवाओं पर हो रहे शोषण पर या फिर देशभक्ति पर या फिर प्यार मोहब्बत पर शायरी लिखता है और बाद में इसी छपरा के दंश को शब्दों में पिरोकर हृदय की वेदना किताब लिख देता है। सोशल मीडिया पर इनकी चंद लाइनें खूब वायरल है। प्रेम की एक कहानी सुनाने लगे, रो रहे थे सभी तो हंसाने लगे, दर्द का समंदर है ये जिंदगी जिसमें हंसकर के गोते लगाने लगे। आज हमारे साथ खास मेहमान है शिक्षक कवि निखिल कुमार सिंह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में संक्षिप्त में बता दीजिए। मेरा नाम निखिल कुमार सिंह है और मैं छपरा में रहता हूँ और विगत एक दशक से 10 वर्षों के अधिक समय से मैं कविता लिखते आ रहा हूँ। मेरी एक किताब आई है, उसका नाम है हृदय की वेदना और मैं अनवरत लगातार लिख रहा हूँ। अभी भी लिख रहा हूँ, रोज लिखता हूँ। यही मेरी पहचान है। निखिल जी, बचपन में आपका सपना क्या था? शिक्षक बनना। शिक्षक बनना और कविता लिखते थे और कवि बनना है हमको। बचपन से ही था कि हमको कवि ही बनना है और मैं 10वीं क्लास से ही कविता लिखना शुरू किया। लिखता रहा। तो शुरुआती दिनों में कविता लिखने की जो विद्या है हमको पता नहीं था। तुकबंदी कर लिया करते थे, जो मन में आता था लिख लेते थे। लेकिन 2017-18 से गजल, गीत, मुक्तक, हाइकू, वर्ण, पिरामिड, दोहा, छंद की जो विद्या है मैंने उसको सीखा और फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो अब समझ में आता है गजल क्या है, गीत क्या है, मुक्तक क्या है। तो धीरे धीरे अब लिखना मैं सीख रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। अब तो आप शायर भी बन गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी शायरी भी कह लेते हैं। निखिल जी, आज जहां आप पहुंचे हैं, यहां तक पहुंचने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही आपके जीवन में? परिवार की, समाज की, गुरुजनों की। सबका उपकार है, सो सबका आभार है। मम्मी पापा, भाई बहन, गुरुजन, समाज का, सबका मेरे ऊपर बहुत उपकार है। तो सबको इसका श्रेय जाता है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने में जो चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, वो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था? वो ये था कि हम कविता लिख रहे हैं, कविता लिखते थे तो सब लोग बोलते थे कविता लिखता है, कविता लिखने का कोई लाभ नहीं है। आज के समय में कविता कौन लिखता है? कविता लिखने से क्या लाभ है? ये छोड़ो कविता वगैरह लिखना, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। तो हर कोई इसका विरोध करता रहा। हर किसी ने इसका विरोध किया कि कविता लिखने से कोई लाभ नहीं है, कविता मत लिखो, कविता मत लिखो, कविता मत लिखो। लेकिन हम लिखते रहे, आज भी लिखते हैं और जब तक सांस है, तब तक आस है, तब तक हम कविता लिखते रहे। तो जब लोगों ने आपका विरोध किया तो आपने खुद को कैसे संभाला फिर? आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। गोपाल दास नीरज की एक कविता है। मैंने कहा कि इच्छा शक्ति मेरे अंदर बहुत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।
तो हमेशा से लोग क्या कह रहे हैं, ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। की लाइनें हैं। सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग क्या कहते रहे हैं, आज भी कोई क्या कहता है। मैं अपना काम करता हूँ, दिन भर पढ़ाता हूँ। आज भी रात में मैं बिना कविता लिखे नहीं सो सकता हूँ, तो मैं रोज गजल, गीत, मुक्तक, हाइकू, वर्ण पिरामिड जो बन पाता है मैं लिखने का काम करता हूँ। अच्छा, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया? 12वीं के समय, 12वीं के समय उसके बाद हुआ कि क्या करना है। 12वीं के बाद हर माता पिता सोचते हैं कि अब इसके बाद क्या करना है। तो मैंने हिंदी से हम ग्रेजुएशन किए, स्नातक हिंदी से किए, फिर हिंदी से ही हम एमए किए। तो 5 साल तक हम हिंदी पढ़े हैं। तो 5 साल तक हिंदी पढ़ने का, तो घर वाले का कहना था कि हिंदी के आज के समय में हिंदी कौन पढ़ता है, हिंदी पढ़ने की क्या जरूरत है, फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, आईआईटी में जाओ, दूसरे किसी अन्य क्षेत्र में जाओ, ये हिंदी पढ़ने से क्या लाभ है। लेकिन हम हिंदी पढ़ते रहे, आज हिंदी पढ़ाते हैं आज, और अब तक सहस्त्रों बच्चों को मैंने अपने जीवन में हिंदी पढ़ाया है, और हिंदी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं कि सुबह से शाम दिन रात ओम जय हिंदी का एक नारा है जिसको मैं जपते रहता हूँ, जो मैंने दिया है। आप एक शिक्षक भी हैं, एक कवि भी हैं, एक शायर भी हैं, तो आप सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है जिस पर आपको गर्व महसूस होता है? हृदय की वेदना मेरी तपस्या का नाम है। हमने अपने जीवन में अब तक जो भी कुछ समझा है, अनुभव किया है, वो सब कुछ मैंने हृदय की वेदना में उकेरने का, लिखने का काम किया है। तो हृदय की वेदना को मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझता हूँ। जैसे कोई ये किताबें आपकी फ्लिपकार्ट पे भी आ गई है। जी, मैं अपनी बात पूरा कर दूं। जैसे कोई औरत 9 माह तक अपने कोख में, अपने पेट में संतान को रखती है, और अत्यंत कष्ट के बाद, बहुत कष्ट, प्रसव पीड़ा के बाद वह उस संतान को जब जन्म देती है, तो उसके लिए सबसे बड़ा सुख वह है कि किसी प्रकार जब कोई कवि कविता अपने मन में जब उसके पनपता है, और उस कविता को जब वह कलम से कागज पे उकेर देता है, लिख देता है, और समाज में जब वह पहुंचा देता है, तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और उसी समय कवि अपने आप को पुरस्कृत कर देता है कि जब मैंने कविता लिख दी, ये और आपने समाज एक तक बहुत चली बड़ी गई। बात कही है। ये आपने एक बहुत बड़ी बहुत बात बहुत कही है। अपनी मतलब व्यथा को जिस तरह से आपने बताया है, बहुत बड़ी बात कही है। निखिल जी, आपको आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिली, आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कबीरदास से, तुलसीदास से, और वर्तमान के समय में कुमार विश्वास से, राहत इंदौरी से, मुनव्वर राना से, मीर तकी मीर से, तमाम शायरों को हम पढ़ते रहे हैं। हजारों गजल पढ़े, हजारों गीत पढ़े। आज भी राज साहब, कुमार विश्वास साहब, गालिब, इनकी सैकड़ों शेर आज भी मेरे जुबान पे है। तो हमने इन लोगों को खूब पढ़ा है। अच्छा, कबीरदास को लेकर क्या सोचते हैं आप? कबीरदास के बारे में कई सारी किंवदंतियां, कथाएं प्रचलित हैं। 6 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है हमारे यहाँ, 6 प्रकार की सृष्टि। मैं कबीरदास के जन्म के बारे में पहले थोड़ा बताना चाहूंगा, फिर उनके साहित्य के बारे में, कवितावली, बीजक और कबीर ग्रंथावली के बारे में मैं बताऊंगा। 6 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है हमारे शास्त्रों में। पहली सृष्टि जो है अंडज की सृष्टि, जो अंडा से उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं अंडज। दूसरा है पिंडज, जो पिंड से उत्पन्न होते हैं, माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं पिंडज। और तीसरी सृष्टि है उष्मज की सृष्टि, जो उष्मा से उत्पन्न होते हैं, सीमित ताप पाके वायु में नमी से, उसे कहते हैं उष्मज की सृष्टि। अंडज, पिंडज, उष्मज। एक है अस्थावर की सृष्टि, जो धरती को फाड़ के, वृक्ष लता आदि जो धरती को फाड़ के निकलते हैं, उसे कहते हैं अस्थावर की सृष्टि। एक सृष्टि है, कहते हैं सांकल्पिक सृष्टि, संकल्प मात्र से अगर कोई उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं सांकल्पिक सृष्टि। एक और सृष्टि है, उसे कहते हैं सनसैंधिक सृष्टि। तो कबीर दास का प्रादुर्भाव एवं तिरोभाव सनसैंधिक सृष्टि के द्वारा हुआ था। वे देह लेकर आए थे, वे विदेह पुरुष थे। देह लेकर आए थे और देह लेकर चले गए, तो विदेह पुरुष थे। तो कबीर दास ने 2 महान रचनाएं इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि को दी है।
एक का नाम है बीजक, एक का नाम है कबीर ग्रंथावली। कबीरा खरा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अच्छा, आज जहां तक आप पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचने में कई दफा ऐसा होता होगा जब आप हार मान गए होंगे, तो उस वक्त अपने आप को वहां से कैसे निकाले, क्या सोच कर निकाले होंगे? एक कवि है देश में, उनका नाम है स्वयं श्रीवास्तव। वे कहते हैं कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह। तो अच्छा, फेलियर को मतलब किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? नहीं, जो लोग फेल हो गए हैं, हार मान जाते हैं। हम लोग सीखते हैं, कोई असफल नहीं होता है, वे जीतते हैं या सीखते हैं, तो हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं। असफलता शब्द ठीक नहीं है, वे सीखते हैं, हम हमेशा सीखते हैं, हम असफल नहीं होते हैं, हमेशा सीखने का हम लोग काम करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, परंतु बहुत ज्यादा कठिनाई है, इसको देखते हुए वो कदम पीछे रख लेते हैं, मतलब असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो वैसे लोगों को आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? अब हम जिस चीज से मोहब्बत करते हैं उसके पीछे हम अपना सर्वस्व त्याग कर दें, और कभी भी हम हमेशा जिसके बाद जो हमको चाहिए उसके बारे में हम सोचते रहें। चलत फिरत उठत बैठत करता रहता योग, दूर जगत से हो चला बहुत किया है भोग। तो हम हमेशा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, हम जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में सोचते रहें। जो हम सोचेंगे, जैसा हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी सृष्टि होगी। तो हम हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा सकारात्मक रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और उसके बाद वक्त बदलने में समय को हम समय देंगे तो समय हमारा समय बदल देगा। तो हम समय को थोड़ा समय दें, समय हमारा समय बदल देगा। अच्छा, थोड़ा सा सोशल कुछ प्रश्न है वो भी कर लेते हैं। समाज की आज जो सबसे बड़ी मुद्दा है वो आपकी नजर में क्या है? बेरोजगारी। आज के जो युवा हैं बहुत बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी एक समस्या है सबके लिए, समाज की सबसे बड़ी ये समस्या है। तो सरकार को भी इस पे पहल करने की आवश्यकता है कि रोजगार का सृजन हो। और सबसे ज्यादा समस्या हमारे बिहार में इसकी है। तो युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? युवा पीढ़ी के लिए है कि हम सतत निरंतर लगातार काम करते रहें, मेहनत करते रहें। हमारी जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, जो हमारी जिसकी हम चाहत रखते हैं, उसके पीछे सर्वस्व त्याग करके और हम लग जाएं, और वह हमें धीरे धीरे सतत निरंतर लगातार हम रहेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, राजनीति, शिक्षा, बेरोजगारी, इसके बारे में मतलब आपकी क्या सोच है? राजनीति का तो मुझे खास ज्ञान नहीं है। शिक्षा और बेरोजगारी पे हम बात कर सकते हैं। तो आज के समय में हम हिंदी के शिक्षक हैं, तो मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी खूब हिंदी पढ़ें, हिंदी को हम खूब समृद्ध बनाएं, हिंदी को हम आगे लेकर जाएं। हिंदी हमारी माँ है। बसाएं और मताएं समियानों से नहीं, बेटे और बेटियों से बड़ी होती हैं। तो हम खूब चाहते हैं कि हिंदी को खूब पढ़ें और हिंदी को खूब पढ़ाएं और हिंदी को खूब हम आगे लेकर जाएं। अच्छा, तो फिर आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी सीख रही अब तक, वो क्या रही? मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि हम परिस्थिति चाहे कोई भी हो, हार नहीं माने। हार नहीं माने। हमने 12वीं के बाद 2 बरस तक, 3 बरस तक, 4 बरस तक बहुत संघर्ष किया है, लेकिन हार नहीं मानना है। 4 साल 5 साल तक केवल हिंदी पढ़े हैं, तो आज हिंदी पढ़ाते हैं। तो हार नहीं मानना है जीवन में कभी भी, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, अगर हम अपने आप को सही मानते हैं तो हाँ, हम सही हैं, और हार नहीं मानना। अच्छा, वो कौन सी, मतलब 3 आदतें अपनी बता दीजिए जिससे आपको लगता है कि वो आपकी सफलता में सबसे आगे है। निरंतर काम करते रहना,
जी, जो जो हम करते रहते हैं निरंतरता बहुत जरूरी है। अनुशासन, दूसरा अनुशासन में हम रहें, और तीसरा समय समय को ध्यान में रखते हुए। समय को ध्यान में रखें। अच्छा, जब मतलब कोई भी काम कर लेते हैं तो सबसे बड़ी खुशी आपको कब मिलती है? काम करने के बाद लगता है कि काम बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। तो उसे बहुत सुकून मिलता है। हाँ। अगर आज हम पढ़ाएं बच्चों को, और क्लास में 40 मिनट का जो मेरा क्लास है, अगर हम ठीक से बच्चों को पढ़ा के आए ना तो रात में अच्छा लगता है कि हाँ मैंने क्लास में बहुत मेहनत किया। अगर किसी दिन हम क्लास में गए, अगर ठीक से पढ़ा के नहीं आएंगे, टाइम काट कर आ जाएंगे, तो लगेगा कि आज दिन ठीक नहीं गया। तो काम के प्रति हम पूरे ईमानदार रहें तो बहुत खुशी मिलती है। आप छपरा में एक चर्चित चेहरा भी हैं, आप कवि हैं, शायर हैं, आपकी किताबें अब फ्लिपकार्ट पे भी आ रही है। तो ऐसे में दिन पर दिन तो आपकी सफलता आपको मिल ही रही है, लेकिन अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ पर पाते हैं? तकरीबन कम से कम मेरी 5 किताबें आनी चाहिए अगले 5 वर्ष में। और मैं चाहता हूँ कवि सम्मेलन में, मुशायरा में जाऊँ, मैं कविता पढूं, मैं जो गीत लिखता हूँ उस गीत को पढूं, गजल को पढूं, और इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आपकी आगे की फिर क्या योजनाएं हैं वो भी बता दीजिए। अगले वर्ष एक किताब आ रही है, एक उपन्यास आ रही है, और एक काव्य संग्रह आ रही है। 2 किताब आ रही है मेरी। तो अभी तो यही है, 2 किताब आ रही है, और कवि सम्मेलन और मुशायरा मुझे करना है, मैं यही करने वाला हूँ। निखिल जी, आने वाली जो पीढ़ी है उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? यही कि इस सोशल मीडिया के दौर में, इस ब्रांडिंग के युग में, हम किताब से मोहब्बत करें। किताब से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। खूब किताब पढ़ें। आज के समय में किताबों से दोस्ती छूट गई है। आजकल के बच्चे मुंशी प्रेमचंद को नहीं पढ़ते हैं, गालिब को नहीं पढ़ते हैं, मीर तकी मीर को नहीं पढ़ते हैं, किसी शायर को, किसी कवि को नहीं पढ़ते हैं, दिनकर को नहीं पढ़ते हैं। तो यही मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग किताब से मोहब्बत करें, किताब को पढ़ें। अब आजकल के बच्चों को गबन गोदान सोजे बतर नहीं मालूम है, रंग भूमि कर्म भूमि कायाकल्प नहीं मालूम है, उर्वशी कुरुक्षेत्र नहीं मालूम है आजकल के बच्चों को। तो खूब साहित्य को पढ़ने की जरूरत है, और आजकल की युवा पीढ़ी साहित्य को पढ़े, अपने शायर से, अपने कवि से मोहब्बत करे। और बहुत जरूरी है अपने शायरों से, अपने पूर्वजों से हम मोहब्बत करें। हम कबीर से, हम तुलसी से मोहब्बत करें। हम कबीर को, तुलसी को पढ़ें और लोगों तक कबीर को, तुलसी को पहुंचाएं। अच्छा, अभी तक के पॉडकास्ट में जितनी भी बातें हम लोगों ने की है, इसमें से अगर एक मैसेज किसी को देना चाहेंगे तो वो कौन सी बातें होगी? वो ये बातें हैं कि हिंदी को खूब पढ़ना है, और हिंदी को इतना पढ़ना है कि हिंदी को समृद्ध बनाना है। सोते जागते उठते बैठते एक ही सपना है मेरे अंदर कि हिंदी को समृद्ध करना है, हिंदी को समृद्ध करना है, हिंदी माँ को समृद्ध करना है। तो यही मैसेज है कि हिंदी को समृद्ध करना है, हिंदी के लिए जीना है, हिंदी के लिए मरना है। अच्छा निखिल जी, अभी तक जितने भी आप सफल हुए हैं, इसमें आपके सपोर्ट में कौन रहे हैं? मम्मी, पापा, छोटा भाई मुरारी बहुत समर्थन करता है। तो फिर अगर दर्शक, श्रोता या फिर जो भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो लोग आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? एक बार उन लोगों को बता दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, फेसबुक पे भी मैं हूँ, निखिल कुमार सिंह नाम है मेरा। हर कहीं भी सर्च करने पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, फ्लिपकार्ट पे मेरी किताब भी है, हृदय की वेदना, तो जहाँ से चाहे हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, अंत में एक सवाल कि आपकी जीवन की वो कौन सी बातें हैं जो अभी भी आपको भावुक कर देती है? हर एक आदमी जीवन में जो चाहता है उसको उस समय नहीं मिलता है। तो हर एक आदमी के जीवन में कोई ना कोई घटना रहती है जिसकी उसको चाह रहती है और उसको वह नहीं मिला होता है। तो ऐसी ही कोई घटना है जीवन में। अच्छा, अभी तक आपने यहाँ तक आने में बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया होगा। आपके जीवन में वो चीज़ें
कब आई, मतलब वो जो सबसे बड़ा त्याग किए होंगे वो कब और किसका? घर वाले चाहते थे कि हम इंजीनियर बने और मेरी इच्छा नहीं थी। पिताजी चाहते थे कि हम आईआईटी में जाएं, इंजीनियर बने, लड़का इंजीनियर बने, लेकिन मेरी इच्छा थी ही नहीं। तो मैं कविता लिखने लगा। तो पापा का सपना था जिसको मैंने छोड़ा और आज उनको खुशी मिलती है। उनको लगा नहीं ठीक है, अच्छा कर रहा है, बच्चों को पढ़ाता है, कविताएं लिखता है, किताब आई है, चलती है, तो वे खुश हैं। अंत में दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी सुनाना चाहेंगे कुछ? सुना दीजिए। 4 पंक्ति से अपनी बात शुरू करता हूँ। वह कविता जिसके कारण मैं जाना जाता हूँ, पहले वह 4 पंक्ति सुनाता हूँ, उसके बाद एक गजल सुना दूंगा। ठीक। कि तुझको देखे हुए एक जमाना हुआ, न मिली तू न मेरा ठिकाना हुआ। तुझको देखे हुए एक जमाना हुआ, न मिली तू न मेरा ठिकाना हुआ। आज भी उस गली में रहता हूँ मैं, आज भी उस गली में रहता हूँ मैं, जहाँ देखकर तुझको मैं दीवाना हुआ, जहाँ देखकर तुझको मैं दीवाना हुआ। एक गजल सुनिए। कि बीच में रोकना चाहेंगे 1 मिनट के लिए, ये इशारा किसके तरफ था? नहीं, ग्रेजुएशन के दौरान मैंने ये लिखा था। अच्छा। 2017-18 में। इसमें कवि कहना क्या चाहता है, थोड़ा सा खुल के हमारे दर्शकों को बताइए। वह जिससे मोहब्बत करता था उसको वह नहीं मिली। अच्छा। जिससे मोहब्बत करता था तो वह उसी की याद में उसको अपनी उस गली में बार बार जाया करता था जहाँ वो मिला करता था। तो उसी बात को उसने लिखा है कि अब तुम नहीं हो, मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी है। तो ये कवि की हृदय की वेदना है, इस समाज की हृदय की वेदना है, सबके हृदय की वेदना है। 90% ऐसे लोग हैं जिनका दिल टूटा हुआ है, ये उनके हृदय की वेदना है। अक्सर लोग कहते हैं कि एक कवि, एक शायर उसी परिस्थिति में लोग बनते हैं जब किसी का दिल टूटता है। बिल्कुल सही बात है। क्या ये बात ये बात बिल्कुल सही है। दिल का जला शायर होता है, जो दिल से जलता है वही शायरी। तो निखिल जी का भी कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, तभी शायर बन गए हैं, कवि भी बन गए हैं। चलिए आगे की गजल शुरू करते हैं। नौजवान पीढ़ी की मैं नुमाइंदगी करता हूँ, तो नौजवान आजकल के जो बच्चे हैं मैं उनके लिए एक गजल सुनाना चाहता हूँ। कोमल कोमल बदन तुम्हारा लगती हो कचनार सी, कोमल कोमल बदन तुम्हारा लगती हो कचनार सी, संगमरमर सा रूप तुम्हारा मूरत हो तुम प्यार की। कोमल कोमल बदन तुम्हारा लगती हो कचनार सी, संगमरमर सा रूप तुम्हारा मूरत हो तुम प्यार की। बातों में जज्बात भरे हैं, अभिलाषाएं दिल में हैं, बातों में जज्बात भरे हैं, अभिलाषाएं दिल में हैं, तुम सबसे हो अलग अनोखी डाली हर श्रृंगार की। कोमल कोमल बदन तुम्हारा लगती हो कचनार सी, तुम हो मेरा विरह गीत, तुम ही तो मेरी रचना हो, तुम हो मेरा विरह गीत, तुम ही तो मेरी रचना हो। ईद दिवाली होली तुम हो मेरे सब त्योहार की, ईद दिवाली होली तुम हो मेरे सब त्योहार की। अब मेरे जीवन का तुम सजनी प्यारा प्यारा गहना हो, मेरे जीवन का तुम सजनी। नौजवान पीढ़ी सुने कि मेरे जीवन का तुम सजनी प्यारा प्यारा गहना हो। तुम बसती हो अंग अंग में चाहत क्या है उपहार की, तुम बसती हो अंग अंग में चाहत क्या है उपहार की। और ये आखिरी शेर कि निखिल निरंतर आसमान की ओर निहारा करता है, निखिल निरंतर आसमान की ओर निहारा करता है। कभी न कभी समझ लोगे तुम बोली करुण पुकार की, कभी न कभी समझ लोगे तुम बोली करुण पुकार की, कभी न कभी समझ लोगे तुम बोली करुण पुकार की। इतनी अच्छी अच्छी आपकी शायरी है, कविताएं हैं। दर्शक अगर देख रहे होंगे तो आपकी किताब मंगाने की चाहत उनको बहुत होगी। फ्लिपकार्ट पे मतलब क्या करना होगा जो किताबें आपकी आ जाएगी? बस हृदय की वेदना टाइप करेंगे, ये किताब उनको मिल जाएगी। बस सिर्फ हृदय की वेदना टाइप करना होगा। हाँ, हृदय की वेदना। या मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए, फेसबुक पे आ जाए, वहाँ पे लिंक है। इतनी अच्छी अच्छी शायरी आप सुना रहे हैं, मन कर रहा है 2-4 और शायरी सुनने के लिए। कि इश्क होने लगा रफ्ता रफ्ता सनम, इश्क होने लगा रफ्ता रफ्ता सनम, दिल भी पागल हुआ रफ्ता रफ्ता सनम। इश्क होने लगा रफ्ता रफ्ता सनम, दिल भी पागल हुआ रफ्ता रफ्ता सनम। सांस से सांस जब से
मिली है मेरी, सांस से सांस जब से मिली है मेरी, मैं तेरा हो गया रफ्ता रफ्ता सनम, मैं तेरा हो गया रफ्ता रफ्ता सनम। मतलब ये शुरुआत की बात है। हाँ, राह हो जो सही, नौजवान पीढ़ी के लिए, राह हो जो सही तुम बताना सनम, राह हो जो सही तुम बताना सनम, छोड़कर तुम कभी भी न जाना सनम, राह हो जो सही तुम बताना सनम, छोड़कर तुम कभी भी न जाना सनम, प्यार जन्मों जन्म तक सलामत रहे, प्यार जन्मों जन्म तक सलामत रहे, हर जन्म साथ मेरा निभाना सनम, हर जन्म साथ मेरा निभाना सनम, हर जन्म साथ मेरा निभाना सनम। वाह क्या बात है। जान है ये वतन, प्राण है ये वतन, ये सारी मैं जो भी सुनाता हूँ सब हृदय की वेदना में है। हाँ। जान है ये वतन, प्राण है ये वतन, इस वतन के लिए जान कुर्बान है, देश का हर जवां कह रहा चीख कर, देश का हर जवां कह रहा चीख कर, आन है बान है ये वतन शान है, आन है बान है ये वतन शान है, ये शहीदों के कारण हुआ है सुनो, ये शहीदों के कारण हुआ है सुनो, वे हमेशा खड़े हैं वतन के लिए, वे हमेशा खड़े हैं वतन के लिए, रात दिन जो लड़े हैं वतन के लिए, वे हमेशा खड़े हैं वतन के लिए, रात दिन जो लड़े हैं वतन के लिए, भूल सकता नहीं उन शहीदों को हम, भूल सकता नहीं उन शहीदों को हम, हंसते हंसते मिटे हैं वतन के लिए, हंसते हंसते मिटे हैं वतन के लिए, हंसते हंसते मिटे हैं वतन के लिए। वाह बहुत सुंदर। निखिल जी बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी आपकी जो बातें हैं वो प्रेरणादायक बातें श्रोताओं के लिए भी लाभदायक साबित होगी। और अंत में अगर निखिल जी के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर रख दीजिएगा। अगले पॉडकास्ट में हम किसको बुलाएं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर रख दीजिएगा।